राजस्थान के अलवर जिले में एक मंदिर के तोड़े जाने से विवाद खड़ा हो गया है। पहले भाजपा ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उनके राज में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। फिर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अलवर के राजगढ़ में जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी उसे वहां की नगर पालिका ने करवाया था, जो भाजपा की है। यानी मंदिर तोड़ने की कार्रवाई भाजपा की नगर पालिका के द्वारा हुई। कांग्रेस सरकार अब कह रही है कि नगर पालिका को नोटिस देंगे और अगर बना सके तो मंदिर वहीं बनाएंगे। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। अलवर के राजगढ़ शहर में अतिक्रमण हटाने के साथ साथ ये मंदिर भी ध्वस्त किया गया। मंदिर 300 साल पुराना बताते हैं। अब इस पे राजनीति गरमा रही है। भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है तो कांग्रेस बता रही है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के आदेश नगर पालिका ने पारित किए थे, जो पूरी तरह से भाजपा का है। ये उन्हीं का फैसला था, सरकार का इसका कोई लेना देना नहीं है। न तो सरकार से उन्होंने कोई डायरेक्शन मांगे, न सरकार ने उनको कोई डायरेक्शन दिए। मोटे तौर पर सरकार की तरफ से तो ये होता है कि जहाँ पर पूजा स्थल है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसको हटाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। न तो डायरेक्टर लोकल बॉडी से पूछा गया। भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल का वो राजगढ़ नगर पालिका का बोर्ड है, जिसने सर्वसम्मति से ये फैसला किया और फैसला करने के बाद में जो है इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन गहलोत सरकार का दावा है कि अतिक्रमण हटाने के आदेश राजगढ़ नगर पालिका ने दिए थे। इसके 35 सदस्यों में से 34 भाजपा से हैं। देखिए, पुराना आदेश था 2013 के अंदर गौरवपथ बनना था, गौरवपथ रुका। उसके बाद वापस नगर पालिका ने प्रस्ताव निस्संदेह पारित किया, पर नगर पालिका के प्रस्ताव पर उन्होंने अतिक्रमण हटाने की बात की, पर अतिक्रमण को चिन्हित करने का काम और अतिक्रमण को हटाने का काम, ये काम सरकार का था, वहाँ के उपखंड अधिकारी का था, जो उन्होंने नहीं किया और बहरे में से सारे को तोड़ा गया। इसकी न्यायिक जांच हो जाए तो सारी बात सामने आ जाएगी। अब राजस्थान सरकार अलवर की राजगढ़ नगर पालिका को नोटिस जारी करने की तैयारी में है और दूसरी ओर भाजपा अलवर में एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन पे एक प्रतिनिधि दल को भेजने की तैयारी में है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ये गया मंदिर पूरा। मध्य प्रदेश में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री मुजम्मिल अली ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलकर यह आरोप लगाया है कि उन्हें जबलपुर में नमाज पढ़ने से रोकने की धमकी मिली है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। यही नहीं, उन्होंने सामाजिक बहिष्कार करने की अपील भी की गई है। हालांकि मस्जिद कमेटी के लोग आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। उनका कहना है कि विवाद दरअसल एक दुकान को लेकर है। जबलपुर की छोटी ओमती इलाके में पुरानी मस्जिद है। इसका इन दिनों पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। इसी मस्जिद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री मुजम्मिल अली के मामा की छोटी सी दुकान हुआ करती थी, जिसे अब मुजम्मिल अली शासकीय राशन की दुकान के रूप में खुद चला रहे थे। लेकिन मस्जिद कमेटी और मुजम्मिल में विवाद हो गया। मुजम्मिल गृह मंत्री से शिकायत करने पहुंचे कि उन्हें सामाजिक बहिष्कार और नमाज पढ़ने से रोकने की धमकी मिली है। वहीं मस्जिद कमेटी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे ये बात हो रही है, निर्माण चालू होना है, उसके लिए 1 लाख रुपए दीजिए और उसके बाद आपको दोबारा दुकान दी जाएगी। तो हम लोगों ने उसकी राशि 50,000 रुपये जमा की। उसके बाद दुकान बनी तो उन्होंने छोटी दुकान बना दी। उसके बाद ये मैसेज फैला दिए, भाई आप लोग को हम लोग दुकान नहीं देंगे। तो हमने वजह बता दो, तो बोले आप लोग का परिवार भारतीय जनता पार्टी जुड़ा है, संघ से जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी इसमें बुलडोजर के नाम से हिंदुस्तान में मुसलमानों को परेशान कर रही है। तो आप लोग पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, उसके बाद आप लोग को दुकान दी जाएगी। और उसके बाद बाहर निकलने के बाद मस्जिद मोहल्ले में ये मैसेज फैलाया गया कि इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। मस्जिद में इनको कोई नहीं रोक रहा है, न कमेटी रोक रही है, न कोई मेंबर रोक रहा है, बराबर आ रहे हैं। उसका हमारे पास में प्रूफ है, वो हम दिखा सकते हैं आपको, अगर देखना चाहें आप तो। और कोई वो नहीं है। और बाकी ये जो है बिला वजह का एक जो हिंदू फैमिली है उसको कहते हैं ये खाली कराओ संतोष गुप्ता से। तो हमारा कहना है कि हम नहीं खाली कराएंगे, हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जो है हम नहीं खाली कराएंगे। ये तो मस्जिद की किराएदारी नहीं है। इनके मामा रियाज खान जो है डिफेंस से रिटायर हैं, वो किराएदार हैं। उनसे ये चाबी ज़बरदस्ती लेके उस पर कब्जा करके ये अपना गैर कानूनी काम, राशन का काम, मिट्टी के तेल का काम, ये मुजम्मिल अली और उनके बड़े फादर ये लोग सब ये काम करते रहे। सत्ता में बीजेपी है, शिकायत पार्टी नेता की है, लिहाजा पुलिस ने तत्परता से जांच शुरू कर दी है।
बीजेपी के नेताजी का कहना है कि खरगोन पर उनके स्टैंड से मस्जिद कमेटी नाराज है। वहीं मस्जिद कमेटी का कहना है कि मामला दुकान वापस लेने का है, जिसे जबरन सियासी बनाया जा रहा है। जबलपुर से संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी यानी 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई। हिजाब के पक्षधर 2 छात्राओं ने उडुपी में अपनी परीक्षा छोड़ दी क्योंकि वो हिजाब के साथ परीक्षा देना चाहती थी, जिसकी इजाजत उन्हें नहीं दी गई। आलिया असदी और रेशम बगैर परीक्षा दिए ही लौट गए। दोनों कॉमर्स की पढ़ाई कर रही हैं और दोनों ने ही हॉल टिकट भी लिए, लेकिन जब हिजाब के साथ परीक्षा देने की इजाजत नहीं मिली तो वो लौट आए। हुबली में दंगा एक आपत्तिजनक पोस्ट की वजह से भड़का था। पोस्ट करने वाले अभिषेक को अदालत की इजाजत के बाद पुलिस ने अपनी कस्टडी में परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। कुछ और हिजाब समर्थक छात्राओं का इम्तिहान अभी शुरू नहीं हुआ है, वो भी पिटिशनर है। कुछ छात्राओं ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर हिजाब के साथ परीक्षा देने की इजाजत मांगी थी, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार ने इजाजत नहीं दी। मैंने छात्राओं से बात की, वह लोग परीक्षा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अगर उनके माता पिता उन्हें प्रोत्साहित करते हैं तो परीक्षा में यह सभी बहुत अच्छा करेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने धार्मिक प्रतीकों के साथ क्लासरूम में आने पर रोक लगा दी थी। हिजाब समर्थक छात्राओं ने हाईकोर्ट से क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी, लेकिन अदालत ने हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं माना। हिजाब विवाद उडुपी से शुरू हुआ था, धीरे धीरे ये पूरे राज्य में फैल गया। कई जगहों पर हिंसा हुई। इसके बाद देश के कई हिस्सों में हिजाब के पक्ष और विरोध में प्रदर्शन हुए। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इस विवाद का सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों का हुआ। उन छात्रों का जो एक ही साइकिल पर स्कूल आते थे, अपना टिफिन आपस में मिल बैठकर खाते थे, आज उनके बीच एक लकीर खिंच गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। पटना में तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए इफ्तार पार्टी में कई पार्टियों के नेता और लोग शरीक हुए, लेकिन सबसे ज्यादा नजर रही नीतीश कुमार पर, जो 2017 के बाद पहली बार इस घर में आए थे। राजनीतिक कयास लगने शुरू हो गए और उनके खंडन भी। पटना में तेजस्वी यादव के घर मजहबी सौहार्द की महफिल नायाब सियासी नजारा भी दिखाती रही। 2017 के बाद नीतीश कुमार लालू राबड़ी यादव के घर पर दिखे। इस जलसे में शरीक होने के लिए दिल्ली से चिराग पासवान भी पहुंचे। मौका इफ्तार का था, इसलिए एक जायज बहाना भी था। हालांकि जोर इसी पर देते रहे कि इसके सियासी मायने न निकाले जाएं। इफ्तार की दावत मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक या सियासी परिप्रेक्ष्य में देखना कतई उचित नहीं है। नीतीश जी भी आए थे, सवाल इस पे है कैसा रहा उनसे मिलना? मेरी उनसे ये संजोग नहीं हो सकता है। देखिए, ये तो खैर वो बता सकते हैं, पर मैंने उनके पहुंच छूकर आशीर्वाद लिए। एक खूबसूरत अच्छा इंटरेक्शन उनके साथ रहा और जैसा मैंने कहा कि अंदर कोई सियासत कहीं नहीं थी, एक खूबसूरत पारिवारिक माहौल में सब। अगर आप लोग तीनों साथ आते हैं तो क्या कहेंगे इस पे? अगर ऐसा समीकरण बनता है टीम में कौन कौन है? आप, नीतीश बाबू, अरे बाप रे, क्या ऐसी अरे प्रभु, नहीं, क्या ऐसी कोई संभावनाएं हैं? नहीं। लेकिन ये इफ्तार ऐसे वक्त हुआ जब बिहार की सियासत में ये पता नहीं कि कौन किसके साथ खड़ा है। सरकार चला रही जेडीयू और बीजेपी आपस में टकराती दिखती हैं और नीतीश के भविष्य पर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे में सियासी शतरंज पर बहुत संभल कर कदम रखने वाले नीतीश का लालू यादव के घर फिर पहुंचना छोटी बात नहीं है। इस मौके पर लालू यादव का पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन फिर कहता हुआ, इसमें सियासत न देखें। आज जो मुख्यमंत्री जी आए, क्योंकि सभी दल को न्योता गया था हमारे यहाँ से इफ्तार में शामिल होने का, और मुख्यमंत्री जी
आए इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि आज इफ्तार था और हर एक दल के मुख्यमंत्री जी हैं, क्यों बीजेपी के भी कुछ लीडर्स आए थे, कांग्रेस के हैं, सीपीआई सीपीएम के लीडर्स आए हैं, तो उनका स्वागत है। तेजस्वी के इफ्तार में नीतीश जाएं और बीजेपी अलग खड़ी रहे तो इसका संदेश भी सही नहीं जाता है। तो बीजेपी के नेता भी बड़ी उदारता के साथ यहां मौजूद नजर आए। बोचहां उपचुनाव में मिली बीजेपी की करारी हार के बाद जेडीयू से बीजेपी के रिश्ते पर कई सवाल उठ रहे हैं। हम भी बहुत दिन बाद आए थे। तो ये मान के चला जाए कि एनडीए अटूट है? इसमें एनडीए कहां से बीच में आ गया? ये तो इफ्तार की दावत थी और इफ्तार में आए, खजूर से खोला, बहुत अच्छा बाकर खानी भी था। डीएसपी से मिले और आपको देखा मैंने कि आशीर्वाद भी दे रहे थे उनकी पत्नी को। हाँ, वो हमारे लीग के हैं लोग, तो हम लोग ऐसे भी उनसे मुलाकात हुई तो दुआएं दी हमने भी। इसका कोई भी राजनीतिक मामला निकालने की जरूरत नहीं। तो आप इसके सियासी मायने न निकालें, लेकिन बिहार जैसे सूबे में इस बयान का भी एक सियासी मतलब होता है। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। मंगलवार को ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने एनडीटीवी से कहा था कि महाराष्ट्र में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन शुक्रवार आते आते राज्य में लोड शेडिंग शुरू हो गई। राज्य सरकार इसके लिए निजी कंपनियों को दोषी बता रही है। इसका असर ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में आपका सर झुकने नहीं देंगे, महाविकास आघाड़ी का सर झुकने नहीं देंगे और पूरी तरीके से लोड शेडिंग को रोक के रखेंगे। आज रात से लोड शेडिंग कम होना शुरू हो जाएगी। अभी हमने कम की है और धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाएगी और आने वाले दिनों में लोड शेडिंग ना हो, उसके लिए हमारी तमाम कोशिश लगी है। मंगलवार को राज्य में लोड शेडिंग न होने का दावा कर रहे महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत शुक्रवार आते आते लोड शेडिंग जल्द ही खत्म करने की बात करते नजर आ रहे हैं। बिजली संकट के मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से एक हफ्ते में 3 बार मुलाकात की। राज्य सरकार का कहना है कि निजी कंपनियों की ओर से तय बिजली नहीं दिए जाने के कारण परेशानी हुई है। अडानी पावर ने 1405 मेगावाट बिजली की सप्लाई प्रतिदिन कम की है। जेएसडब्ल्यू पावर प्लांट से प्रतिदिन 100 मेगावाट बिजली आनी थी, जो नहीं आई। टाटा प्लांट की ओर से प्रतिदिन 130 मेगावाट बिजली कम दी गई। इन कंपनियों को राज्य सरकार की ओर से नोटिस भेजा गया है। महाराष्ट्र में हर रोज करीब 1400 से 1500 मेगावाट बिजली की कमी है। ऊर्जा मंत्री इस संकट के लिए केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। ऊर्जा मंत्रालय ने जो पिछले हफ्ते मीटिंग ली थी, उसमें सारे डिस्कॉम के लोगों को कह दिया था, सारे प्रदेशों के अधिकारियों को, कि आप 10% इम्पोर्टेड कोल परचेस कीजिए और उससे आपका कोयले का जो संकट है उसको दूर कीजिए। और कोयला मंत्रालय ने रेल मंत्रालय को भी हड़काया था, उनको कहा कि आप रैक हमको नहीं दे रहे, उसकी वजह से बिजली का संकट आ रहा है। तो ये बात तो कहीं तो भी गड़बड़ नज़र आती है और ऐसा लगता है कि कहीं तो भी दाल में काला है। लोड शेडिंग का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण महाराष्ट्र में पड़ रहा है। औरंगाबाद के वैजापुर तहसील में रहने वाले किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलने के कारण पैसा खर्च कर जनरेटर के जरिए खेती करनी पड़ रही है ताकि फसल खराब ना हो। किसानों को इसके लिए हजारों रुपयों का डीजल खरीदना पड़ रहा है। जो बिजली कम आती है तो हम किसानों ने जो 6 घंटा बिजली आती है उसमें वो ट्रिप हो जाता है सब स्टेशन, इसलिए हम किसानों ने मिलके ऐसा किया है 2-2 घंटे से या 4-4 घंटे का लोड शेडिंग करके हम कुछ मोटर बंद रखते हैं, कुछ चालू रखते हैं, ऐसा करके उसका उपाय ढूंढा है। और वो करके भी हमारा पानी की समस्या हल नहीं हो जाती। जनरेटर खरीद लिया है, 1 लाख रुपए का जनरेटर है, वो ट्रैक्टर पे चलाते हैं, उसको डीजल डालना पड़ता है। डीजल भी बहुत महंगा हो गया है, कम से कम 8,500 का डीजल लग जाता है दिन भर में। बिजली के संकट और राज्य में शुरू हुए लोड शेडिंग के मुद्दे पर अब बीजेपी की ओर से राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार भले ही निजी कंपनियों और केंद्र सरकार को मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार माने, लेकिन हकीकत यही है कि राज्य के ऊर्जा मंत्री की ओर से कहा गया
कि लोड शेडिंग नहीं की जाएगी और 3 दिन बाद ही राज्य में लोड शेडिंग शुरू हो गई और इसका असर ग्रामीण महाराष्ट्र पर देखने मिल रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।